morning everyone. I am Anika Sharma, guest lecturer at Government University Trichy, Autonomous College of Chhattisgarh. Today I am going to discuss the topic protein shortening and targeting. This topic is under MSc syllabus of MSc second semester, paper 1, molecular biology, unit 1. So what is protein shortening and targeting? We have learned the process of transcription and translation. ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस है? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हम डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसे हम एमआरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? जब हम इस एमआरएनए को उसमें निहित जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। पर सिर्फ ट्रांसलेशन करने से या प्रोटीन के फॉर्मेशन करने से उस पर्टिकुलर प्रोटीन का फंक्शन हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसको स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल तक नहीं पहुंचाएंगे, उसके स्पेसिफिक लोकेशन तक नहीं पहुंचाएंगे, वो अपना इफेक्ट या अपना कैटालिटिक फंक्शन वहाँ पे प्ले नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए प्रोटीन शॉर्टनिंग और टारगेटिंग एक स्पेसिफिक पाथवे है जिसके थ्रू आफ्टर ट्रांसलेशन हम प्रोटीन को उसके स्पेसिफिक लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसे वहाँ पे सिक्रीट करवाते हैं। तो क्यों इसे प्रोटीन शॉर्टनिंग बोल रहे हैं? शॉर्टनिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप प्रोटीन को उसके स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब उसको जहाँ की स्पेसिफिक लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट करना है, इस बेसिस पे आप उसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं और फिर उसके ट्रांसपोर्ट को टारगेट कर रहे हैं टू दी स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल और सेल मेम्ब्रेन और आउट ऑफ द सेल। ये डिपेंड करता है कि किस प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है और उसका फंक्शन क्या है। अगर वो प्रोटीन जो है वो सेल सिग्नलिंग में काम आ रहा है, कोई हार्मोन है और उसको सिक्रीट आउट करना है सेल से बाहर, तो उस प्रोटीन को आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अगर वो कोई माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर या तो एंजाइमेटिक फंक्शन में काम कर रहा है, जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में काम करते हैं उसके लिए, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह हर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसके बेसिस पे ही उसे उस स्पेसिफिक लोकेशन तक हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। सो वी कैन see the definition of protein targeting. Protein targeting or protein shortening is the mechanism by which a cell transports protein to the appropriate position in the cell or out of it. जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि प्रोटीन टारगेटिंग और शॉर्टनिंग वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप सेल में प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टू दी अप्रोप्रिएट पोजीशन या तो आउट ऑफ द सेल। जो स्ट्रक्चर यहाँ नीचे दिया हुआ है ये यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप न्यूक्लियस देख सकते हैं और न्यूक्लियस के इनर और आउटर मेम्ब्रेन से अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and this structure is Golgi apparatus and these are the secretory vesicle जो कि प्रोटीन का सिक्रेशन कर रहे हैं। तो इन यूकेरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस में होता है, पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। आफ्टर ट्रांसलेशन जब प्रोटीन का ट्रांसलेशन हो जाता है तब वो प्रोटीन जो है वो राइबोसोम से अटैच होता है। अब ये राइबोसोम से अटैच प्रोटीन जो है वो पूरी असेंबली जो है वो क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है ताकि वहाँ पे प्रोटीन का पूरा सिक्रीशन हो और प्रोटीन जो सिक्रीट हो रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर गोल्गी एपरेटस में ट्रांसफर होता है और गोल्गी एपरेटर से डिफरेंट वेसिकल के हेल्प से लाइसोसोम में या तो फिर आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो पाथवे है जिसके में साइटोप्लाज्म में सिक्रेटेड प्रोटीन डायरेक्ट राइबोसोम के साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, ये एक पाथवे है। इसके अलावा एक दूसरा पाथवे और देखने को मिलता है यूकेरियोटिक सेल में, जिसमें जो सिक्रेटेड प्रोटीन है उसको साइटोप्लाज्म से सीधा ही स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल्स में ले जाया जाता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक दूसरा पाथवे चलता है। तो जो टारगेटिंग और शॉर्टनिंग का पाथवे है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पाथवे है और उसको समझने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा। पहले तो व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, जो मैंने पहले समझाया सबसे फर्स्ट स्लाइड में कि सेंट्रल डोग्मा हमें क्या समझाता है कि किस तरह से डीएनए जो सिंथेसाइज हुआ है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है और ये जेनेटिक
स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है? जब प्रोटीन डीएनए पर्टिकुलर डीएनए से हम आरएनए की सिंथेसिस करते हैं बाय द ट्रांसक्रिप्शन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आरएनए में ट्रांसफर होता है, जो कि बाद में ट्रांसलेशन के थ्रू इंटरप्रिटेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इस प्रोटीन का ट्रांसलेशन जो है वो राइबोसोम की हेल्प से होता है, और ये राइबोसोम जो है उसको अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज करते हैं, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड या तो प्रोटीन बोलते हैं। अब जो ये प्रोटीन बना वो बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है, स्पेसिफिक लोकेशन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर देयर करेक्ट एक्टिविटी। हर प्रोटीन एक स्पेसिफिक पीएच में काम करता है और हर सेल का स्पेसिफिक पीएच होता है, तो उसको उसके करेक्ट एक्टिविटी कराने के लिए या तो उसकी कैटलिस्टिक एक्टिविटी को एक्टिव करने के लिए उसको उसके स्पेसिफिक लोकेशन में भेजना बहुत जरूरी है। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोटीन टारगेटिंग इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन दैट आर designated to work outside the cytoplasm. The delivery process is carried out based on information contained in the protein itself. Correct shortening is crucial for the cell. Error can lead to disease. These 3 points are very important for understanding the protein targeting and shortening. पहला, प्रोटीन टारगेटिंग जो है वो बहुत नेसेसरी प्रोसेस है, ताकि क्योंकि ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है वो अपने स्पेसिफिक लोकेशन में पहुंचे, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद ही वो अपने कैटलिटिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। अगर उसका कैटलिटिक फंक्शन आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म है तो उसका ट्रांसफर जो है वो आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म होगा। जो डिलीवरी प्रोसेस है वो ये किस तरह से होता है? जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है वो खुद में कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करता है, वो इंफॉर्मेशन रीड किया जाता है बाय द डिफरेंट प्रोटीन, और रीड करने के बाद ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो किस सेल ऑर्गेनेल में ट्रांसपोर्ट होने वाला है। इसका मतलब हर प्रोटीन जो सिंथेसाइज हो रहा है, जो कि अमीनो एसिड की चेन से बना हुआ है, उसमें कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सीक्वेंस ये बताता है कि वो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल है, या क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, या तो उसे एज अ सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हमको बाहर सिक्रीट करना है। करेक्ट शॉर्टनिंग ऑफ प्रोटीन बहुत क्रूशियल है सेल के लिए, क्योंकि अगर आप प्रोटीन को सही टारगेट सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे या उसका ट्रांसपोर्ट अधूरा रह जाता है या नहीं हो पाता है, तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन जो फंक्शन करने वाला था वो फंक्शन अब नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से डिसीज का फॉर्मेशन होगा। मीन्स अगर कोई एंजाइम है और वो एंजाइम अपने टारगेट सेल तक नहीं पहुंचा तो वो पाथवे वहां रुक जाएगी, जिसके कारण से डिसीज हो सकती है। So this is the volume which is occupied by the major intercellular compartments, which we have seen in the first slide. This is the nucleus structure and this ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें कोर बने हुए हैं, है ना, और उसके साथ अटैच रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आपको आपने पढ़ा भी होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो वो प्रोटीन जिसका ट्रांसपोर्ट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी से वेसिकल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होने वाला है, उन सारे प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट इस पाथवे से होता है। इसके अलावा प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम, एंडोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, जो कि सेल ऑर्गेनल्स हैं। इसका ट्रांसपोर्ट अलग पाथवे से किया जाता है। तो व्हाट आर दी टू पाथवे जो कि मैंने अभी बताया? एक पाथवे जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से होते हुए जाता है, और दूसरा पाथवे जिसमें हम सेल ऑर्गेनल्स में प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट पाथवे जिसमें हम जिसको हम बोल रहे हैं को ट्रांसलेशनल इम्पोर्ट। को ट्रांसलेशनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो ट्रांसलेशन के साथ लिंक प्रोसेस है। जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, एमआरएनए के साथ जो एमआरएनए के साथ राइबोसोम के स्मॉल और लार्ज सबनेट आके ज्वाइंट होते हैं, और ज्वाइंट होने के बाद उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही प्रोटीन की न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन सिक्रीट होती है, ये चेन कुछ स्पेसिफिक सिग्नल कैरी करती है। वो स्पेसिफिक सिग्नल ये बताता है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो सिंथेसाइज हो रहा है वो को ट्रांसलेशनल इम्पोर्ट के लिए है या पोस्ट ट्रांसलेशनल इम्पोर्ट के लिए है। मतलब क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी
लाइसोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, या फिर सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या पेरोक्सिसोम का प्रोटीन। अगर उसमें ऐसे सिग्नल प्रेजेंट हैं जो कि ये बताते हैं कि पर्टिकुलर जो प्रोटीन है जो सिंथेसाइज हो रहा है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इस सिस्टम को जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी और वेसिकल के थ्रू दूसरे सेल्स में जा रहा है प्रोटीन, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लिए है तो ये सिंथेसिस यहीं पे रुक जाती है, मतलब प्रोटीन की पूरी सिंथेसिस नहीं होती साइटोप्लाज्म में, वो आधे में ही रुक जाती है और ये पूरा का पूरा असेंबली जाके अटैच हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से। ये कब होगा? जब हम को ट्रांसलेशनल इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है वो कहाँ जाने वाला है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जाने वाला है। मतलब कि या तो वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, या तो गोल्गी बॉडी का है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये हम आगे बात करेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से सेल आते हैं। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो प्रोटीन सिक्रीट हुआ यहाँ तक, इससे ये सिग्नल मिल गया सेल को कि ये प्रोटीन जो है वो कहाँ जाने वाला है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जाने वाला है। ये जैसे ही सिग्नल मिला तो ये पूरी असेंबली जो है वो कहाँ चली जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन के पास जाके अटैच हो जाती है और वहां पे फिर प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। अटैच होने के बाद वहाँ पे रिसेप्टर से इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन के बाद जो ये प्रोटीन है वो फिर से ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट करती है और पूरी प्रोटीन की सिंथेसिस फिर कहाँ पे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस प्रोटीन के अंदर और भी कुछ सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके बेसिस पे ये पता किया जाता है कि इस प्रोटीन को कहाँ भेजना है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, लाइसोसोम में, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या सिक्रेटरी वेसिकल के थ्रू आउट ऑफ दिस सेल ट्रांसपोर्ट करना है। नाउ अब हम बात करते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल इंपोर्ट की। पोस्ट ट्रांसलेशनल इंपोर्ट क्या है? यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस पूरी साइटोप्लाज्म में होती है, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हुआ, उसमें कोई भी ऐसे सिग्नल नहीं पाए गए जो जिससे ये पता चल रहा है कि वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जाना चाहिए। तो क्या होगा, उस प्रोटीन की पूरी सिंथेसिस कहाँ पे हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में हो जाएगी। कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड जो है वो साइटोसोल में सिंथेसाइज हो जाएगा। आफ्टर सिंथेसिस इस पर्टिकुलर प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुई है उसमें कुछ सिग्नल पाए जाते हैं, जो सिग्नल को रिकॉग्नाइज किया जाता है कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के थ्रू। वो प्रोटीन्स आके इससे अटैच होते हैं और फिर उसको उसके टारगेटेड सेल ऑर्गेनल में, चाहे वो न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, या क्लोरोप्लास्ट या पेरोक्सिसोम, वहां उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। मीन्स जो अगर जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का है तो उसकी स्टार्टिंग पॉलीपेप्टाइड्स में ही ये सिग्नल दिया होता है कि वो ट्रांसपोर्ट होंगे कहाँ पे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। अगर वो सिंथेसिस के समय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लिए टारगेट सिग्नल नहीं रखते हैं तो उसकी पूरी सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है। आफ्टर सिंथेसिस कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन आके उन सिग्नलिंग सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो ये बताते हैं कि वो किस सेल ऑर्गेनल के लिए प्रोटीन बना हुआ है, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये दो पाथवे है, एक है को ट्रांसलेशनल जिसमें ट्रांसलेशन के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और एक पोस्ट ट्रांसलेशनल जिसमें कि पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होने के बाद प्रोटीन को उसके स्पेसिफिक ऑर्गेनल में ट्रांसफर किया जा रहा है। सो what are the cell involved in post translational targeting? पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग के अंदर सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग के अंदर कहाँ से सिंथेसिस कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सिक्रेटरी प्रोटीन जो कि आउट ऑफ दिस सेल ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दी टारगेटिंग सिग्नल। अभी तक हमने बात किया कि प्रोटीन में कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ जाने वाले हैं। अब ये सिग्नल्स होते क्या हैं, इसे किस तरह से हम समझ सकते हैं? तो टारगेटिंग सिग्नल्स आर द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इनेबल द सेलुलर ट्रांसपोर्ट मशीनरी टू करेक्टली पोजिशन अ प्रोटीन इनसाइड और आउटसाइड द सेल। मीन्स टारगेटिंग सिग्नल क्या है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटीन पे ही प्रेजेंट है, और वो ये
बताता है ट्रांसपोर्ट मशीनरी को कि प्रोटीन का करेक्ट पोजीशन या करेक्ट लोकेशन कहाँ है जहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करना है. दिस इंफॉर्मेशन इज कंटेन इन द पॉलीपेप्टाइड चेन और इन द फोल्डेड प्रोटीन. जो इंफॉर्मेशन है या तो जो स्टार्टिंग स्ट्रेच ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हुआ उसमें प्रेजेंट होगा, या तो पूरे फोल्डेड प्रोटीन में प्रेजेंट होगा जो कि पूरे क्वार्टनरी या सॉरी जो पूरे टर्सरी स्ट्रक्चर में कंफर्मेशन के बाद प्रोटीन का होता है. फोल्डेड स्ट्रक्चर के किसी पीस ऑफ स्ट्रेच में वो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होगा. In the absence of targeting signal, a protein will remain in the cytoplasm. अगर उस प्रोटीन में कोई भी सिग्नल नहीं है, ना ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लिए ना ही किसी सेल ऑर्गेनल के लिए, तो उस प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में रहने दिया जाता है. मतलब इसका ये मतलब हो गया कि वो प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म के लिए बना हुआ है. The continuous stretch of amino acid residue in the chain that enables targeting are called signal peptides or targeting peptides. Means उस स्ट्रेच ऑफ पॉलीपेप्टाइड को जो ये बता रहा है कि उस प्रोटीन को कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है उसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल पेप्टाइड और टारगेटिंग पेप्टाइड. देयर आर टू टाइप ऑफ टारगेटिंग पेप्टाइड. फर्स्ट द प्री सीक्वेंस एंड सेकेंड द इंटरनल टाइप टारगेटिंग पेप्टाइड. So what is the pre-sequence? The pre-sequence of targeting peptides are found at the N-terminal extension. आपको पता है जब एमिनो एसिड की सिंथेसिस होती है तो उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक तो अमीनो टर्मिनल और एक कार्बोक्सी टर्मिनल. इस एन टर्मिनल का मतलब है अमीनो टर्मिनल. तो जो प्री सीक्वेंस है वो टारगेटिंग पेप्टाइड की एन टर्मिनल एक्सटेंशन में पाया जाता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ 6 to 136 बेसिक एंड हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड. तो जो ये प्री सीक्वेंस है वो 6 से 136 बेसिक या तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड के मिलके बने होते हैं. तो व्हाट इज द क्वेश्चन इज व्हाट आर दी बेसिक और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड. आपको ये पता होने चाहिए. जो बेसिक अमीनो एसिड है वो कौन कौन से हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन. और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, फिनाइलएलानीन. ये सारे क्या है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है. तो आपको ये पता रहना चाहिए कि किस कौन कौन से अमीनो एसिड को बेसिक में रखा गया है, किसको हाइड्रोफोबिक में रखा गया है, तभी आप जो है वो सिग्नल सीक्वेंसेस याद रख सकते हैं. इन केस ऑफ पेरोक्सिसोम द टारगेटिंग सीक्वेंस इज ऑन द C-terminal एक्सटेंशन मोस्टली. पेरोक्सिसोम में अगर प्रोटीन का टारगेटिंग हो रहा है या वो प्रोटीन पेरोक्सिसोम के लिए बना हुआ है तो उसके टारगेटिंग सिग्नल में प्री सीक्वेंसेस कहाँ पे होंगी, C-terminal में प्रेजेंट होंगी. Signal sequences are removed from the finished protein by the specialized signal peptidase once the shortening process has been completed. जब प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो जाता है इस सिग्नल सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद, तो प्रोटीन जब अपने लोकेशन में पहुंच जाता है तो उस सेल ऑर्गेनल में या उस सेल में एक स्पेसिफिक सिग्नल पेप्टाइडेज पाया जाता है जो कि एक एंजाइम है जो कि इस सिग्नल सीक्वेंसेस को वहां से कट आउट कर देता है. क्योंकि ये सिग्नल सीक्वेंसेस का काम सिर्फ क्या है, प्रोटीन को उसके टारगेट सेल तक पहुंचाना. उसके कैटालिटिक फंक्शन में या उसके स्ट्रक्चरल फंक्शन में उसका कोई रोल नहीं है. तो इसलिए उस सिग्नल पेप्टाइडेज उस स्ट्रेच ऑफ प्रोटीन को वहां से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है. ये रिमूव करना क्यों भी जरूरी है, क्योंकि इस प्रोटीन सिग्नल को कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन आइडेंटिफाई कर रहे हैं. अगर बार बार वो प्रोटीन आके इससे अटैच होंगे तो वो अपना कैटालिटिक फंक्शन नहीं कर पाएगा. इसलिए इस सिग्नल सीक्वेंसेस को वहां से हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. तो जो इंटरनल टारगेटिंग पेप्टाइड्स हैं, ये इंटरनल टारगेटिंग पेप्टाइड्स जो हैं वो विद इन दी प्रोटीन पाए जाते हैं. मतलब कि बाहर एन टर्मिनल या सी टर्मिनल में नहीं होंगे, प्रोटीन के बीच में पाए जाएंगे. और जो ये प्रोटीन के बीच में पाए जाते हैं सिग्नल, वो सारे डबल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसमें ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले प्रोटीन होते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कौन कौन से सिग्नल सीक्वेंसेस जो हैं वो किस किस सेल ऑर्गेनल के किस पार्ट में पाए जाने वाले प्रोटीन के लिए होते हैं. जैसे कि इंपोर्ट इनटू न्यूक्लियस. अगर हमको किसी प्रोटीन का इंपोर्ट करना है न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में ट्रांसफर करना है, तो उसमें क्या सीक्वेंस होंगे, उसमें सीक्वेंस होगा प्रोलीन प्रोलीन, लाइसिन लाइसिन, आर्जिनिन लाइसिन, वैलिन.
यहाँ पे लाइसिन, आर्जिनिन और लाइसिन को आपको हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि स्पेसिफिकली ये याद रखा जाता है कि अगर ऐसा स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस है प्रोटीन के अंदर जिसमें बेसिक अमीनो एसिड्स हैं सीक्वेंसली एक साथ, तो वो प्रोटीन न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए बना हुआ है। जैसे कि लाइसिन का 3 बार होना, फिर आर्जिनिन, फिर लाइसिन, ये पांचों ही अमीनो एसिड जो हैं आपके बेसिक अमीनो एसिड। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन में क्या है, एक बेसिक अमीनो एसिड है और एक दूसरा फिर क्या, सॉरी, एक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, फिर बेसिक, फिर हाइड्रोफोबिक, फिर बेसिक। मीन्स वहां पे ल्यूसीन और एलेनिन, ल्यूसीन लाइसिन, ल्यूसीन एलेनिन, ऐसा करके अल्टरनेट सीक्वेंस बना हुआ है जो कि ये बताता है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो एक्सपोर्ट करना है, मतलब न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म की साइड एक्सपोर्ट करना है। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, इंपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप देख रहे हैं कि आर्जिनिन हर 2 से 3 अमीनो एसिड के बाद रिपीट हो रहा है, हर से 2 या 3 अमीनो एसिड के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये एक सीक्वेंस ये जो सीक्वेंस है ये एक सिग्नल दे रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने के लिए बना हुआ है, वहां इंपोर्ट करना है, जिसको कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन आइडेंटिफाई करने वाला है। इसी तरह से इंपोर्ट इनटू प्लास्टिड, इनटू पेरोक्सिसोम, इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ स्पेसिफिक सिग्नल जो कि इसमें दिए हुए हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में, जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि वो कौन से सेल ऑर्गेनल में जाने वाले हैं। ये भी सेम टेबल है जिसमें ये बताया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और ये सब में कौन कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं वो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसमें किस तरह के सिग्नल पाए जाते हैं, उनका नेचर क्या होता है स्पेसिफिक। जैसे वहां पे सिर्फ सीक्वेंस दिया हुआ था, यहाँ पे आपको नेचर बताया हुआ है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट के लिए अगर सिग्नल है तो 6 to 12 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होंगे और उनके बीच बीच में कुछ बेसिक अमीनो एसिड होंगे। ये कोई से भी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हो सकते हैं, बेसिक भी, आर्जिनिन, लाइसिन में से कोई सा भी हो सकता है, पर नेचर इसी तरह का होगा कि हाइड्रोफोबिक स्ट्रेच के बीच में बेसिक अमीनो एसिड होंगे, तो उसको हम ये मान रहे हैं कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। सो अब हम बात कर रहे हैं किस तरह से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है। 3 मेथड हैं। एक तो हम लोग पाथवे देख लिए, अब ये हम लोग देख रहे हैं कि जो मेथड्स फॉलो लिए अपनाए जाते हैं प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो कौन से 3 टाइप के होते हैं। एक तो गेटेड ट्रांसपोर्ट जो कि हम न्यूक्लियस में देखेंगे, फिर ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जिसमें हम लोग मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट देखेंगे, फिर लास्ट वन इज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो कि हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखेंगे। गेटेड ट्रांसपोर्ट किसको बोल रहे हैं, जहाँ पे जो पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल है उसमें एक प्रोटीन गेट पाए जाते हैं। ये प्रोटीन गेट जो है वो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब वो प्रोटीन सीक्वेंस जो कि सिग्नलिक पेप्टाइड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ही उसको सेल ऑर्गेनल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने देते हैं, जो कि न्यूक्लियस में देखा जाता है। ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है वो इंटरेक्ट करता है पहले ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन से, इंटरेक्ट करने के बाद वेरीफाई करता है कि क्या ये प्रोटीन इसी सेल ऑर्गेनल के लिए है। जब वेरीफाई में वो अप्रूव हो जाता है तब उस प्रोटीन को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट में देखा जाता है। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि छोटे छोटे वेसिकुलर का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और उस वेसिकल को एक एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम देखेंगे कि किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, गोल्गी बॉडी में डिफ्यूज होता है, गोल्गी बॉडी से जो वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ वो लाइसोसोम में डिफ्यूज होगा या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होगा। ये बैकवर्ड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक एग्जांपल दे रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आया वो गोल्गी बॉडी में गया, गोल्गी बॉडी से वो सेक्रेटरी वेसिकल के थ्रू सेल सरफेस में जा सकता है या तो डायरेक्ट भी जा सकता है। एक पाथवे ऐसा भी हो सकता है कि सेल सरफेस से कोई प्रोटीन बना जो कि वेसिकल के फॉर्म में अर्ली एंडोसोम का फॉर्मेशन किया, फिर लेट एंडोसोम, और वो फिर गोल्गी बॉडी में चला गया और गोल्गी बॉडी से फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया। साइटोसोल से डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, तभी उसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट मानते हैं।
अगर डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं आया तो वो न्यूक्लियस में भी जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी जा सकता है, प्लास्टिड में भी और पेरोक्सोम में भी। पर सिर्फ न्यूक्लियस से ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, बाकी और सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उससे साइटोप्लाज्म से क्या नहीं हो रहा है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो प्रोटीन जाते तो हैं पर वापस साइटोसोल में नहीं आ रहे हैं, जबकि न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटीन बना ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बना, एमआरएनए को कहाँ भेज दिया गया, साइटोसोल में भेज दिया गया, साइटोसोल में उसका ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बना। अब फॉर एग्जांपल वो प्रोटीन न्यूक्लियस का है, वो फिर से वापस न्यूक्लियस में जाएगा, इसलिए न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों हो रहा है, बाकी सारी जगहों से सिर्फ क्या हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। तो जो न्यूक्लियस है वो क्या है, गेटेड ट्रांसपोर्ट है, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, और जो ग्रीन कलर में आपको जितने एरो दिख रहे हैं वो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है। ये जो मैंने पहले भी बताया, जो नीचे का सिस्टम है इसको पूरा हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल रहे हैं, और ऊपर का जो पूरा सिस्टम है उसको हम सेल ऑर्गेनल में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हम अलग से पढ़ेंगे। ये पूरा ट्रांसपोर्ट हम एक साथ देख पाएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी। ये वीडियो यही हम खत्म करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको समझने में भी दिक्कत होगा। हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म करेंगे, तब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये समझेंगे। फिर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट ये अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक सेल ऑर्गेनल का या एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, जो कि हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते और आप भी उसको समझ नहीं पाएंगे, तो हम उसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। अभी तक के लिए यहाँ तक काफ़ी है, आप इसको समझिए, रीड करने की कोशिश कीजिए, कुछ आपके पास अगर बुक्स प्रेजेंट हैं तो आप उसको भी रीड कीजिए ताकि आपको समझ में आए जो मैंने अभी तक समझाया डिटेल में। तो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे फिर आपको समझाऊंगी। कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।